हमारी रुपये की वैल्यू इतनी तेजी से गिर रही है कि जल्द ही हमें $1 इक्वल्स टू 90 रुपये देखने को मिल सकता है। Indian rupee hits a record low of 84.7 against the US dollar. The Indian rupee hit an all-time low against the US dollar. Rupee is on a free fall against the mighty dollar. SBI के रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रुपये का एक्सचेंज रेट जल्द ही $1 इक्वल्स टू 90 रुपये हो सकता है। Trump's policies could impact the rupee as well. The Indian currency could depreciate more against the dollar. By how much? The SBI believes by 8 to 10%. पर सवाल ये है कि डॉलर के आगे रुपये इतना वीक क्यों है? दोस्तों, एक जमाना था जब इंडियन रुपये की वैल्यू $1 के बराबर था। इंडिपेंडेंस के समय 1947 में $1 इक्वल्स टू 1 रुपये होता था और आज हम $1 इक्वल्स टू 86 रुपये के पास पहुंच गए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 90 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसका असर सिर्फ बड़े बिजनेस पे नहीं बल्कि हमारे रोज के खर्चे पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट सब कुछ महंगा हो जाता है। पर ये प्रॉब्लम आई कहां से और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन हियर। सबसे पहले ये समझते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती क्यों है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस इकोनॉमी ने रैपिड ग्रोथ देखी। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद डॉलर को ऑफिशियली दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया गया। इसका एक असर ये हुआ कि हर कंट्री अपने गोल्ड रिजर्व को डॉलर में कन्वर्ट करने लगी। जब ज्यादा कंट्रीज ने डॉलर को अडॉप्ट किया तो नेचुरली उसकी वैल्यू स्टेबल और पावरफुल हो गई। सो डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। मतलब अगर किसी कंट्री को ट्रेड करना है ऑयल, गोल्ड, मशीनरी तो उन्हें डॉलर चाहिए। आज 88% ग्लोबल ट्रेड ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है। 58% ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में है। मतलब किसी कंट्री को पेट्रोल खरीदना है तो पहले आपको डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे। मतलब डॉलर्स की डिमांड ज्यादा है और जब डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू भी बढ़ती है। ये एक सिंपल रूल है। एक और बात समझते हैं, यूएस की इकोनॉमी काफी स्टेबल है। इन्वेस्टर्स वहाँ अपना पैसा लगाना सेफ समझते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर अमेरिका के अंदर होता है तो डॉलर की वैल्यू और बढ़ जाती है। एक छोटा सा फैक्ट सुनो, सबसे महंगी करेंसी है कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार इक्वल्स टू 280 रुपये होता है एंड वहीं $1 इक्वल्स टू 86 रुपये होता है। कुवैती दिनार डॉलर से ज्यादा महंगा है। तो क्या हम कह सकते हैं कुवैत की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है अमेरिका से या कुवैत ज्यादा पावरफुल है? बिल्कुल नहीं। करेंसी महंगा होना ये बताता है कि कुवैत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। कुवैत वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज में आता है ऑयल प्रोड्यूसर के मामले में। सो इसलिए कुवैत की करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आइए अब देखते हैं 3 मेजर रीजन व्हाई इंडियन रुपी वैल्यू डिक्रीजिंग। हमारे देश का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं एंड एक्सपोर्ट कम। फॉर एग्जांपल इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट करता है। जब हम ऑयल लेने के लिए डॉलर में पेमेंट करते हैं तो रुपए की डिमांड गिर जाती है। सेकंड इज लो FDI। जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो इंडियन रुपए की डिमांड बढ़ेगी। पर इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस वजह से काफी कंपनीज अपने बिजनेस वियतनाम और थाईलैंड जैसे कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ लोअर लेबर कॉस्ट और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। थर्ड इज ग्लोबल फैक्टर्स। यूएस फेडरल रिजर्व जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस मार्केट में लगाना पसंद करते हैं। ये भी रुपये के वैल्यू को इनडायरेक्टली कमजोर करता है। एक वीक रुपये का असर हर एक इंडियन की पॉकेट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है। इस बात को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए इंडिया हर साल 87% ऑयल इंपोर्ट करता है। अब एक बैरल ऑयल की कॉस्ट $73 है। पहले जब $1 इक्वल्स टू 80 रुपये था तब एक बैरल के लिए हमें 5,840 रुपये देने पड़ते थे। और अब जब $1 इक्वल्स टू 86 रुपये हो गया है तो वही ऑयल लेने के लिए हमें 6,278 देने पड़ेंगे। सिर्फ एक बैरल के लिए 438 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब इसका असर कहाँ होता है आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब ऑयल महंगा हो जाता है तो ट्रक्स और बसेस का डीजल का खर्चा बढ़ जाता है। वेजिटेबल प्राइसेस। जो ट्रक फार्म से सब्जियां लाता है उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से आपके घर आने वाली सब्जी की प्राइस भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आलू 20 रुपए किलो था वो कल 25 रुपए किलो हो सकता है। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। अब सोचिए अगर एक फैमिली मुंबई में 3000 महीने का पेट्रोल खर्च करती है तो अब उनका खर्चा 3200 हो जाएगा। ये 200 का डिफरेंस काफी छोटा लगता है पर हर जगह से छोटे छोटे खर्चे जुड़ते हैं और आपका मंथली बजट हिल जाता है। एयर ट्रेवल एग्जाम्पल। इसी तरह से एयर ट्रेवल का भी असर होता है। एक डोमेस्टिक फ्लाइट जो पहले 5000 की थी वो अब 6000 की हो जाएगी और इंटरनेशनल ट्रिप्स तो और महंगा हो जाएगा क्योंकि हर जगह डॉलर का यूज होता है। अब सोचिए एक स्टूडेंट जो अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाता है उसका खर्चा भी बढ़ता है। कॉलेज फीस और लिविंग एक्सपेंसेस दोनों डॉलर में होती हैं और रुपये वीक होने से उनका बर्डन और ज्यादा हो जाता है। And it's personal for me.
फॉर नो मोर वॉच दिस। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि एक वीक रुपी का असर सिर्फ बड़े बिजनेस पे नहीं बल्कि हर एक इंडियन के डेली लाइफ पे पड़ता है। चाहे आप पेट्रोल खरीदते हो या वेजिटेबल्स खाते हो, वीक रुपी इन सब पर एक हिडन कॉस्ट डालता है। अब तक हमने देखा रुपी की वैल्यू क्यों गिर रही है और इसका कॉमन मैन के लाइफ पर क्या असर पड़ता है, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्या हम कंप्लेंट करके छोड़ दें या कुछ ऐसा करें जो रुपी की वैल्यू को वापस स्ट्रॉन्ग बनाए। यहाँ पर ऐसे 5 मेजर सोल्यूशन हैं जो इंडिया को फॉलो करना चाहिए एंड आप भी इसमें इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। प्रमोट मेक इन इंडिया एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। इंडिया को अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर बढ़ाना होगा। अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडियन रुपी की डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना दुनिया का एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। आज हर जगह मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये उनकी सस्ती लेबर कॉस्ट और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की वजह से हो पाया है एंड रिजल्ट कंट्रीज चाइना से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदती हैं एंड इससे चाइना की करेंसी की डिमांड बढ़ती है। अब इंडिया को भी इसी फॉर्मूला को अडॉप्ट करना होगा, लेकिन इंडिया को एक रियलिटी बनाना पड़ेगा। अगर हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, स्पाइसेस को ग्लोबल मार्केट में एग्रेसिवली प्रमोट करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रुपये की डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एंड सेकेंड थिंग इज बूस्ट टूरिज्म। टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमी ही नहीं बल्कि कल्चर को भी प्रमोट करता है। सोचिए इंडिया के पास क्या नहीं है। हिमाचल के माउंटेन्स, केरल के बैकवाटर्स, राजस्थान के डेजर्ट्स, और गोवा के बीचेस। और सिर्फ नेचर की बात ही नहीं है, हमारे पास ताजमहल और अजंता एलोरा जैसी वर्ल्ड क्लास हेरिटेज साइट्स हैं। पर फिर भी क्या आप जानते हो, एक छोटा सा सिटी दुबई हर साल 16 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जबकि हमारी पूरी कंट्री सिर्फ 10 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने टूरिज्म को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट नहीं करते। एक सोल्यूशन हो सकता है इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन, जैसा कि दुबई के लिए विजिट दुबई करता है। अगर इंडिया अपने कल्चरल इवेंट्स जैसे होली और दिवाली को ग्लोबल टूरिज्म फेस्टिवल बनाए तो ज्यादा एनआरआईज और फॉरेनर्स इंडिया आएंगे। जब टूरिस्ट इंडिया आएंगे तो डॉलर्स लेकर आएंगे और रुपए की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। थर्ड इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर इंडियन प्रोडक्ट्स को और ब्रांड्स को ग्लोबली मार्केट करें। एक एग्जांपल लेते हैं अमेरिकन पिस्ताशियोज का। अमेरिका अपने ड्राई फ्रूट्स लाइक पिस्ताशियो या पिस्ता कह लो, उसको प्रमोट करने के लिए जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। सोचिए अगर हम अपने अल्फोंसो मैंगोज या मेलेबर स्पाइसेस को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करें तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। एंड फोर्थ इज रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। एक बड़ा रीजन है रुपए के गिरने का हमारा इम्पोर्ट्स पर ज्यादा डिपेंड रहना। सोचिए हम पेट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक के एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल का सोल्यूशन, वैसे तो पेट्रोल के इम्पोर्ट पर 100% रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ साथ ही साथ इसके अल्टरनेटिव्स भी यूज करने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक्स का सोल्यूशन, इंडिया को अपनी ही डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी। ताइवान और साउथ कोरिया की तरह अगर हम भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने लगेंगे तो हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से हम इंपोर्ट्स कम कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट इज इंकरेज एनआरआईज एंड एफडीआईज। हमारे देश के एनआरआईज एक हिडन एसेट्स है जो डॉलर्स इंडिया ला सकते हैं। अगर एनआरआईज को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज किया जाए, चाहे वो रियल एस्टेट हो या स्टार्टअप्स, तो डॉलर इनफ्लो बढ़ेगा। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआईज को अट्रैक्ट करने के लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना होगा। अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज या ऑफिस खोलना चाहे तो उनके लिए स्मूथर प्रोसेस होना चाहिए। ये सिर्फ रुपये को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा बल्कि जॉब्स भी क्रिएट करेगा। आपका क्या सोचना है? क्या इंडिया अपने गोल्डन डेज वापस ला सकता है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रुपये का सपना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं बल्कि हम सबका काम है।